आज हम बात करेंगे क्लास 10th कक्षा 10वीं पावर शेयरिंग सत्ता में साझेदारी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सत्ता में बंटवारा का जो विचार है वो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। यानी हमारी जो डेमोक्रेसी है वो ये कहती है कि जो भी हमारी सरकार है, सरकार के अंदर कोई अकेला व्यक्ति पूरे देश के ऊपर शासन नहीं कर सकता। कोई अकेला व्यक्ति पूरे देश के ऊपर शासन नहीं कर सकता, लेकिन सरकार को चलाने के लिए एक मुख्य व्यक्ति लगता है। मुख्य व्यक्ति, सरकार जो है किसी एक व्यक्ति से नहीं बनी है। मुख्य व्यक्ति जो होता है वो आदेश देता है, न्याय प्रणाली बनाता है, कानून व्यवस्था को लागू करता है। वे फिर उसके बाद वे सभी आपस में धीरे धीरे निचले स्तर तक आते आते अपनी अपनी सत्ताओं में बढ़ जाते। अब मैं राज्य की बात करूं तो राज्य में हमने मुख्यमंत्री देखे, प्रदेश में मुख्यमंत्री, देश में प्रधानमंत्री। हाँ, और प्रधानमंत्री की अलग अपनी विधानसभा है। प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के अंदर चुने जाते हैं, विधान परिषद होती है, विधानसभाएं सारे राज्यसभाओं के जितने भी राज्य मंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं उन सभी से जुड़ी हुई होती है। तो ऐसे ही दुनिया भर के अधिकांश समाजों में धर्म, नस्ल, जाति, भाषा आदि के आधार पर कई सारी विविधताएं, यानी हमारे देश में क्या देखने को मिलती है? विविधता, यानी अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं और अलग अलग नस्ल के लोग हैं। तो ये सभी हमें देखने को मिलती है। समाज में मौजूद विविध समूह यानी अलग अलग समूह, उनके विचारों को सम्मान दिया जाना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि अगर हमारे देश में, हम भारत की बात करते हैं, अगर हिंदू रहते हैं तो क्या मुस्लिम रहते हैं? हमारा जवाब होना चाहिए हाँ, हमारे देश में मुस्लिम भी रहते हैं। क्या हिंदू मुस्लिम रहते हैं हमारे देश में? क्या कोई अन्य धर्म के लोग नहीं रहते? तो हमारा जवाब है ना। क्यों? क्योंकि हमारे देश में अन्य धर्म के लोग भी रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, उनको अगर हमारे देश की नागरिकता मिली हुई है तो वे भी हमारे देश के एक नागरिक हैं और इसके अनुसार उतने ही अधिकार उनके पास हैं जितने अधिकार हमारे देश में और अन्य धर्मों के पास है। तो सभी धर्मों को समान अधिकार दिए गए, ऐसी सभी जाति के लोगों को समान अधिकार दिए गए, सभी नस्ल के लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं यदि उनके पास हमारे देश की नागरिकता है। फिर अब हम एक बेल्जियम की कहानी है, उसमें क्या है कि 59% आबादी जो है फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है और डच भाषा बोलती है। 40% आबादी जो है वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो 59 यानी 59 डच भाषी हैं और 40% कौन से हैं? फ्रेंच भाषी है। तो राजधानी ब्रसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच भाषी है। अब जो हमारा फ्लेमिश है वो हमने देख लिया, फिर हमने क्या कहते हैं बेलोमिनी देख लिया। अब राजधानी ब्रसेल्स, उसके अंदर 80% आबादी जो है फ्रेंच भाषी है, 20% आबादी जो है डच भाषी है। तो अब अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी समुदाय अपेक्षाकृत असमृद्ध और शक्तिशाली रहा है। यानी हमेशा से जिसकी संख्या ज़्यादा है वो ही क्या रहा है? शक्तिशाली रहा है और वही समृद्ध रहा है। उसने ही आपस में एक दूसरे की एक दूसरे को मदद करी है। अब जाहिर सी बात है, राजा जो है अपने परिवार को ही चलाएगा, उसके बाद बाकी लोगों के लिए सोचेगा। तो राजा से जुड़ा हुआ जितने भी लोग होंगे सबसे पहले वो उनके फायदे की बात करेगा। ऐसी जिस भाषा के बोलने वाले का कोई भी मुख्य नेता चुन लिया जाता था तो वह अपनी ही भाषा के लोगों को साथ दे रहा है। जो अन्य भाषाएं जो हैं उनको धीरे धीरे क्या कर रहा है? नकार रहा है या इग्नोर कर रहा है। क्या होता है कि कभी कभी वो साथ भी देता है क्योंकि सत्ता में उसे दोबारा आना है। इस वजह से वो जितने ज़्यादा जो अपनी ही भाषा के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। फिर 1950-1960 के दशक में दोनों समुदायों के बीच तनाव पैदा कर दिया गया। अब क्या हो गया कि इनके बीच में आपस में मतभेद हो गए कि तू अपनी ही भाषा वाले का साथ क्यों देता है, हमारी भाषा वाले का साथ क्यों नहीं देता, हमारे लिए कुछ नहीं करते हो, अपने लोगों के लिए करते हो। हमारी जो भाषा के लोग हैं उनका वेतन कम होता है, हम दूसरे वाले जो भाषा के लोग हैं उनका वेतन ज़्यादा होता है। तो वो भिन्नताएं क्यों? तो ये भेदभाव क्यों? फिर उसके बाद डच बोलने वाले लोग देश में बहुमत में थे। डच भाषा जो बोलते थे
उनकी गिनती देश के अंदर ज़्यादा थी, और लेकिन राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पसंख्यक थे। लेकिन जो राजधानी, जो देश की राजधानी थी बेल्जियम की, उसके अंदर क्या थे कि उनकी संख्या अल्पसंख्यक यानी कम से कम मानी जाती थी। तो 1970 और 93 के बीच में बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए, यानी 4 सुधार किए। जो संविधान जिस समय लिखा गया था उसके बाद इन्होंने 4 सुधार किए, और वो 4 सुधार 1970 से 93 इन दोनों के बीच में किए। तो इसलिए किए ताकि देश में किसी को बेगानेपन का एहसास ना हो, कोई ये ना फील करे या महसूस ना करे कि हाँ जी हम इस देश के नागरिक ही नहीं हैं, या हमारे देश के अंदर हमारी वैल्यू कम है, हम अल्पसंख्यक है तो हमारी गिनती देश के नागरिक के रूप में गिनी तो जाती है चुनाव के समय, लेकिन हम पर सुधार या हमारी डेवलपमेंट या उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, चाहते हैं कि देश के अंदर ऐसी सरकार या ऐसे संशोधन लाए जाए जिसके अंतर्गत चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, दोनों को ही समान अधिकार दिए जाए। तो अब हम बात करते हैं श्रीलंका की एक कहानी है। अब श्रीलंका की कहानी में क्या है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह हैं। श्रीलंका 1948 में एक स्वतंत्र देश बना। सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के आधार पर सरकार पर प्रभुत्व स्थापित किया। यानी सिंगली समुदाय 2 तरह के लोग थे, एक सिंगली भाषा बोलते थे और एक तमिल भाषा बोलते थे। तो तमिल सिंगली भाषा के लोगों की संख्या ज़्यादा थी। तो इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार ने सिंगली सर्वोत्तम या सिंगली भाषा जो है उसकी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए बहुसंख्यवादी उपायों की एक श्रृंखला को अपनाया। इन सभी उपायों में एक के बाद एक लागू होने से धीरे धीरे श्रीलंकाई तमिलों के बीच अलगाव की भावना में वृद्धि हुई। अब क्या हुआ कि सिंगली समुदाय के लिए सिंगली जो भाषी जो मुखिया जो है इस देश का, उसने क्या किया कि अपने समुदाय के लोगों के लिए बहुत सारे नए बदलाव लाए, लेकिन जो बचे हुए जो थे उनके लिए नई चीज़ों को लागू करना या उनको ये चीज़ मानना संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते थे कि हमारे लिए भी कुछ अच्छा किया जाए जिस प्रकार से वे अपनी भाषा के लिए करते हैं। तमिल भाषी लोग इस चीज़ से परेशान हैं। फिर दोनों समुदायों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्ष में बदल गया। अब क्या हो गया कि इन दोनों के बीच में भेदभाव की भावनाएं आ गई, तो इनमें बहस हुई या फिर कहा सुनी होने लगी। आपस में ये लोग एक दूसरे से तुलनात्मक विविधता को अपनाने लगे, तो ऐसी इनमें अविश्वास हो गया। विश्वास की भावनाएं जल्दी जल्दी समाप्त हो गई और फिर एक ऐसी नौबत आ गई कि यहाँ पर गृह युद्ध तक की नौबत आ गई। हमने बेल्जियम और श्रीलंका दोनों के उदाहरण देखे। माध्यम से हमें ये सीखने को मिला कि जो साझेदारी जो है सत्ता के अंदर 2 अलग अलग रूप से हमने देखा, जिसके अंदर एक अल्पसंख्यक और एक बहुसंख्यक दोनों ही उनके बीच में आपस में तनाव देखने के लिए हमें मिला। तो श्रीलंका में बहुसंख्यक के उपायों को अपनाया गया जिसके कारण तमिलों के बीच अलगाव हो गया था। इसकी परिणति गृह युद्ध में बदल गई। यानी अब धीरे धीरे हमें क्या देखने को मिला? गृह युद्ध देखने के लिए मिला। तो सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता हमें क्यों होती है, यह हमें जानना बहुत जरूरी है। विभिन्न समूहों के मध्य आपसी टकराव को कम करना। जो अलग अलग समाज के लोग होते हैं, सत्ता की साझेदारी में सभी लोगों का योगदान होना चाहिए, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। इसलिए सभी लोगों के लिए समान अधिकार दिए जाते हैं। देश के अंदर किसी भी धर्म से कोई भी नेता बन सकता है, किसी भी धर्म से कोई भी अधिकारी बन सकता है, किसी भी जाति से कोई भी नेता या अधिकारी बन सकता है। यहाँ तक कि आजकल आरक्षण को भी अपनाया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित भी किया जाता है। सत्ता में साझेदारी जो है लोकतंत्र की आत्मा है, सरकार को वैधता प्रदान करता है। अब हमारे पास ये जो ऊर्ध्वाधर वितरण यानी वर्टिकली सिस्टम, जिसके अंदर सबसे पहले केंद्रीय सरकार आती है, उसके बाद टॉप पे केंद्रीय सरकार, फिर राज्य या प्रांतीय सरकार जो राज्यों के अंदर चलाई जाती है। केंद्र सरकार में मुख्यमंत्री और उनकी पूरी विधान परिषद या उनकी विधानसभा या लोकसभा जो भी आती है,
और प्रांतीय सरकारों में राज्यों के लिए तो उनकी विधानसभा राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं, और स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, ये सभी के सभी सत्ता में साझेदारी का हिस्सा हैं। गृहयुद्ध किसी देश के में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले कि यह युद्ध सा लगे, उसे गृहयुद्ध कहते हैं। यानी सरकार के विरोध में अगर कोई भी धर्म या जाति किसी भी रूप से अगर उनके बीच में आपस में विवाद हो जाता है या फिर लड़ाई जैसे हिंसक लड़ाई जैसी स्थिति आ जाती है तो उसको गृहयुद्ध कहा जाता है। बहुसंख्यकवाद यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदायों की जरूरत और इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। इसे बोलते हैं बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद के अंदर ये बताया गया है कि कोई भी बहुसंख्यक जो है वह अल्पसंख्यकों की बातों को सीधे रूप से नकार सकता है और उनकी इच्छाओं को भी दबा सकता है। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।